नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। शहर हैदराबाद अब दो तस्वीरों में बंट गया है। न सिर्फ तस्वीर बल्कि अब ये दो हिस्सों में बंट गया है। वैसे आम हालात में भी ये फ़र्क वाज़े था, लेकिन सैलाब ने सूरत हाल को और भी वाज़े कर दिया। आज शहर का एक हिस्सा कई फीट पानी में डूबा हुआ है और दूसरा हिस्सा इस तरह की किसी भी झंझट से आज़ाद है। एक तरफ गलियों में कचरे का ढेर है, दूसरी तरफ साफ व शफाफ सड़कें हैं। एक तरफ लोग पूरी तरह बेघर हो चुके हैं, दूसरी जानिब बेघर होना किसे कहते हैं पता ही नहीं। सैलाब को गुजरकर 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर अभी भी धुंधली नहीं हुई है। ये बिल्कुल वाज़ेह है, शहर के कई इलाके अभी भी 5 से 8 फीट पानी में हैं। हज़ारों लोग अपने मकानों से निकल चुके हैं और दूर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ पनाह लिए हुए हैं। शाहीन नगर, चंद्रायन गुट्टा, बंदलागुड़ा के कई इलाके अभी भी ज़ेरे आब हैं। बारिश का सिलसिला रुक गया है, लेकिन साथ ही लगता है कि हुकूमत की रिलीफ का काम भी थमसा गया है या फिर शुरू ही नहीं किया गया। मकामी चैनल्स अपने तौर पर इन इलाकों का दौरा करके हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। बल्दी हुकाम की जानिब से अभी तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया है। अक्टूबर के इब्तिदाई हफ्ते और दूसरे हफ्ते में होने वाली बारिश ने शहर के कई इलाकों पर क़यामत सुग़रा ढाई थी। उसके असरात आज भी हैं। लाखों लोग इससे मुतासिर हुए, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर शहर के दूसरे हिस्सों में हालात मामूल पर आ गए हैं। होटलें आबाद हैं, महफिलें आबाद हैं और दावतें जारी हैं। उधर मुतासिरा इलाकों में घर भी उजड़े हैं और इबादतगाहें भी बंद हैं। शहर की इन दो तस्वीरों को देखने से लगता ही नहीं है कि एक ही शहर की है, लेकिन यह हकीकत है। जिन इलाकों में पानी घुस आया है वहाँ बरकी सरबराही भी है, म्युनिसिपल टैक्स भी अदा किया जाता है और तमाम सरकारी काम होते हैं, लेकिन पानी में गर्क इलाकों से अभी तक पानी नहीं निकाला गया। सैलाब के बाद कई समाजी कारकुन, जहदकार, शहर के NGOs और दीगर अफराद कह रहे हैं कि ये तालाबों का बदला है। कहा जाता है कि शहर में 300 से ज़ायद तालाब कब्ज़ों की नज़र हो गए हैं। कई तालाब आधे बचे हैं और कुछ तालाब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये कुदरती तौर पर शहर और अतराफ़ के जोग्राफियाई इलाके में मौजूद थे और आबादी को ज़रूरी पानी फराहम किया करते थे, लेकिन मनसूबाबंद तरीके से उन आबी ज़खायर को ख़त्म किया गया। ये एक अलग ही मौजू होगा कि आखिर बड़े पैमाने पर तालाब गायब होने के पसपर्दा ज़िम्मेदार कौन है। शहर के हालात में इतने वसी फ़र्क के बावजूद कई समाजी कारकुन और NGOs अपने तौर पर इमदादी काम अंजाम दे रहे हैं। कहीं ग़िज़ा तक़सीम हो रही है और कहीं ज़रूरी सामान। कुछ अफराद ने घरों की मरम्मत और सफाई के लिए भी वॉलंटियर्स को हासिल करना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और हाउसिंग कैपिंग के लिए वॉलंटियर्स बुलाए गए हैं। ये एक अच्छा कदम है और जो शहर की एक मुस्बित तस्वीर पेश करता है। शहर हैदराबाद ने जदीद दौर में पहली मरतबा ऐसा शायद सैलाबी मंजर देखा है, वरना ये मंजर चेन्नई और बेंगलुरु और उससे पहले मुंबई के लिए कोई नए नहीं है। शहर चाहे जो भी हो, जहाँ भी क़वायद की खिलाफ वर्जी होगी और हुकूमत लापरवाही करेगी, आवाम को नुकसान होगा। सियासी जमातों, मिली तंजीमों की जानिब से भी राहतकारी काम जारी हैं, लेकिन असल मसला नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का है। शाहीन नगर में पानी काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। शहर में सैलाब आने से पहले भी यहाँ का ये हाल है। इस इलाके में हमेशा ही सफाई, पानी जमा होने और ड्रेनेज के मसाइल थे, लेकिन हालिया बारिश और तालाबों के टूटने से ये इलाका पानी की तह में है। यहाँ पर पिछले 10 बरस के दौरान ज़बरदस्त प्लॉटिंग हुई है और तामीराती सरगर्मियाँ भी बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन ऐसे शदीद मौसम या बारिश की तैयारी ना के बराबर थी। शहर की इन तस्वीरों का फ़र्क जल्द मिटाना वक्त की ज़रूरत है। न सिर्फ मुतासरा इलाकों की राहतकारी, बल्कि उन इलाकों में मुस्तकिल मरम्मत और एहतियाती इक़दाम भी अहम हैं। मरकज़ी वज़ारत ख़ज़ाना ने कर्ज़ों की वसूली की मुद्दत के दौरान सूद पर सूद में छूट के लिए रहनुमायाना उसूल जारी कर दिए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के इस इक़दाम से 2 करोड़ तक कर्ज़ लेने वालों को फ़ायदा होगा। इस स्कीम के तहत 1 मार्च से 31 अगस्त तक कर्ज़ की वसूली की मुद्दत के दौरान सारिफिन से 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज़ों पर लिया जाने वाला सूद वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समाअत करते हुए हुकूमत से जल्द इक़दाम करने को कहा था।
महकमे मालियाती खिदमात के जारी करदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक ऐसे कर्ज दहंदगान जिनका कुल कर्ज 29 फरवरी तक 2 करोड़ रुपए से कम था वो इस छूट का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज और ज़ाती कर्ज़ों के लिए है। वसूली की मुद्दत के दौरान सारिफिन से सूद पर सूद के तौर पर वसूल की गई रकम बैंकों के ज़रिए उनके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि कोरोना बहरान की वजह से मईशत के मुतासिर होने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कर्ज की अदायगी के लिए मोहलत दी थी। इसके तहत बैंक 2 करोड़ रुपए तक के कर्जों पर 6 माह के लिए दी गई मोहलत के दौरान कर्जों के सूद पर हासिल होने वाले सूद को अपने कर्ज दहिंदगान को उनके खातों में वापस कर देंगे। मरकज़ की इस छूट का फ़ायदा सिर्फ MSMEs, तालीम, होम और ऑटो लोन लेने वाले अफराद ही उठा सकेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में समाअत के दौरान सख्त तबसरा किया था और मरकज़ से कहा था कि आपको लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा। अदालत ने कहा था कि इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करते हुए मरकज़ी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए और रिज़र्व बैंक के पीछे छुपकर खुद को बचाना नहीं चाहिए। कोरोना वबा को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न्स भरने की आखिरी तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ाया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को अपने रिटर्न्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती है वो 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। पहले इसके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। वजारत फाइनेंस से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके रिटर्न्स में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है उनके लिए IT रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है। इससे पहले हुकूमत ने मई में माली साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। कोरोना वबा के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए साल 2018-19 के लिए IT रिटर्न्स भरने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद आज 4 करोड़ 25 लाख के पार हो गई। उनमें से 3 करोड़ 14,77,764 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11,50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। वहीं यूरोपीय मुल्कों में इन्फेक्शन की दूसरी लहर पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक साबित हो रही है। इसी बीच बेल्जियम हुकूमत ने दूसरे और बेहद सख्त लॉकडाउन की तैयारी कर ली है। वहीं अमेरिका में फरवरी तक 5 लाख अमवात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हिंदुस्तान में लगातार छठे रोज जानलेवा और मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस के 60,000 से कम नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस की तादाद 6,80,000 रह गई है। मुल्क में पीर को कोरोना वायरस के 55,722, मंगल के रोज़ 46,790, चाशुम्बे के रोज़ 54,044, जुमेरात के रोज़ 55,839, जुमे के रोज़ 54,366 और हफ्ते के रोज़ 53,370 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसी दौरान एक्टिव केसेस में मुसलसिल कमी से इसकी तादाद कम होकर 6,80,680 रह गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67,549 मरीजों की शिफायाबी से कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 70 लाख से तजावुज़ कर गई है। हफ्ते के रोज़ वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 53,370 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सेहतमंद होने वालों की तादाद 67,549 रही और इसी दौरान 650 मुतासरा मरीजों की मौत हो गई। वहीं मजमूई तौर पर कोरोना मुतासरीन की तादाद 78,14,000 से मुतवाजिस कर गई, जबकि अब तक 70,16,000 से ज़्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 1,273 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,30,274 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,303 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 अमवात हुई हैं। हफ्ते को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56 यानी 0.56% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,280 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 1,088 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूई
40,52,633 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 227 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 102, मेडचल मलकाजगिरी में 104 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हिंदुस्तान में करीब 2 महीने बाद एक्टिव कोरोना वायरस मामलों की तादाद 7 लाख से कम हो गई है। ऐसे में एक स्टडी का दावा है कि ये काफ़ी हिम्मत अफजा डेटा उनके सामने आया है कि हिंदुस्तान हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पर पहुंच गया है। स्टडी के मुताबिक मुल्क में 38 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है। इसी वजह से इसके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश इस स्टडी रिपोर्ट का दावा है कि कोरोना को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन कारगर रहा। इसकी वजह से ही केसेस तेजी से नहीं बढ़े और अस्पतालों को इलाज के लिए वक्त मिल गया। इस रिपोर्ट में दिल्ली में जुलाई और सितंबर में हुए सीरो सर्वे को भी बुनियाद बनाया गया है। आइए समझते हैं कि क्या होती है ये हर्ड इम्यूनिटी और क्या है इस नई स्टडी का दावा। आसान लफ्ज़ों में हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि धीरे धीरे इतने लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि इन्फेक्शन सेहतियाब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता और बीच में ही रुक जाता है। अब तक हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। किसी स्टडी ने कहा है कि 80% रिकवरी रेट होने पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो वहीं WHO के अफसरान और हुकूमत कहते रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। IJMR में पब्लिश इस स्टडी को मनिंद्र अग्रवाल, माधुरी कानिटकर और M विद्यासागर ने लिखा है। इसमें दिल्ली में जुलाई और सितंबर में हुए सीरो सर्वे की बुनियाद पर एक मॉडल बनाया गया। सीरो सर्वे को देखें तो जुलाई में 23.5% और 33% आबादी में कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज मिले थे। स्टडी का दावा है कि नए मॉडल ने इस इन्फेक्शन को समझने में मदद की है। अगर मॉडल सही है तो 38 करोड़ लोगों को पहले ही कोरोना वायरस हो चुका है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिफाजती इंतजामात हैं उनका इस्तेमाल बंद करना है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक 1,47,00,000 लोग एक्टिव इन्फेक्टेड होते और 26 लाख लोगों की मौत हो चुकी होती। पीक तो जून 2020 में ही आ गया होता, जबकि हकीकत यह है कि मौजूदा ट्रेंड के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा मौतें नहीं होने वाली है। अब तक आजमाए गए मैथमेटिकल मॉडल्स में कोरोना के एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स यानी बिना किसी अलामत वाले मरीजों का सही आंकड़ा सामने नहीं आ सका। टेस्ट करने की सलाहियत महदूद थी और सीरो सर्वेलेंस का डेटा भी मुहैया नहीं हो सका। ऐसे में स्टडी में नया मॉडल आजमाया गया। इसे ससेप्टेबल एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड रिकवर्ड यानी SAIR नाम दिया गया। इसके ज़रिए ही लॉकडाउन के इम्पैक्ट का अंदाज़ा या एनालिसिस किया गया और मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल इसकी सेट की गई। उन्होंने अपनी स्टडी में दावा किया है कि मौजूदा डेटा बताता है कि 17 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान में पीक आ गया। मॉडल में जो ग्रोथ रेट बताई गई है वो 1.5% है और 4 दिन बाद ही उसको पीक माना गया है। स्टडी के मुताबिक जिस दिन पीक आया था उस दिन 39 लाख आबादी इन्फेक्टेड होनी थी, लेकिन असल में सिर्फ 52 लाख लोग ही इससे मुतासिर हुए थे। अमेरिकी इदारे फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए रेमडेसिविर को पहले बाज़ाब्ता दवा के तौर पर मंजूर कर लिया है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जो अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों को दी जाएगी। इस दवा को रियासत कैलिफोर्निया में कायम गिलीएड साइंसेस ने विक्लरी का नाम दिया है। इस दवा से मरीज औसतन 15 के बजाय 10 रोज़ में सेहतयाब हो जाता है। इस दवा पर US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने गिलीएड के साथ मिलकर तहकीक की थी। इस साल मौसम बहार से रेमडेसिविर को सिर्फ हंगामी बुनियादों पर दिया जा रहा था, ताहम अब ये पहली ऐसी दवा के तौर पर सामने आई है जिसे कोविड-19 के इलाज के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की मुकम्मल मंजूरी हासिल हो गई है। इस माह के आगाज़ पर जब सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे तब उन्हें भी यही दवा दी गई थी। इस दवा को हॉस्पिटल में दाखिल कोरोना वायरस से मुतासर मरीज जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा और वज़न कम से कम 40 किलोग्राम है यानी 88 पाउंड्स हो,
उन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 साल से कम उम्र मरीजों को भी मखसूस हालात और निगरानी में ये दवा दी जा सकेगी। ये दवा वायरस को अपनी नकल बनाने से रोकती है, यानी उसे फैलने नहीं देती। इस दवा को शुरू करने से पहले मरीज के गुर्दों और जिगर के चंद टेस्ट किए जाएंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये दवा उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, और किसी मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स की निगरानी की जाएगी। इसके लेबल पर लिखा हुआ है कि इसे मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इससे इसका असर कम हो जाएगा। गिलियड के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मर्डेट पार्से का एक बयान में कहना है कि अब हमारे पास कोविड-19 के खिलाफ जंग में खासी मालूमात आ चुकी हैं। उनका कहना था कि उसे 50 के करीब मुल्कों से मंजूरी मिल चुकी है या आर्जी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए दुनिया भर में तहकीक हो रही है। इस दरमियान हिंदुस्तानी कंपनी भारत बायोटेक देसी कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कोवैक्सीन पर काम कर रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को इस वैक्सीन के तीसरे मरहले के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वहीं कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस की ये देसी वैक्सीन अगले साल यानी जून 2021 तक लॉन्च होने के पूरे इम्कान हैं। हैदराबाद में वाक़ कंपनी ने 2 अक्टूबर को DCGI को दरख्वास्त देकर अपने टीके के तीसरे मरहले के लिए टेस्ट की इजाज़त मांगी थी। कंपनी का मंसूबा 12 से 14 रियासतों के तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों को इस ट्रायल में शामिल करने का है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साई प्रसाद ने बताया कि अगर सभी तरह की इजाज़त कंपनी को ठीक वक्त पर मिल गई तो ऐसे में इम्कान है कि 2021 की दूसरी तिमाही तक वैक्सीन के तीसरे तिब्बी ट्रायल के सभी सलाहियतों और नतीजों के बारे में हमें पता चल जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के ताउन से तैयार वैक्सीन ऐसा टीका है जिसमें ताकतवर मुदाफ़ती निज़ाम तैयार करने के लिए कोविड-19 वायरस के मारे गए वायरस को जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है। वहीं हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है। माना जा रहा है कि इसका काम भारत बायोटेक से आगे चल रहा है। कहा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने तीसरे मरहले के ट्रायल के लिए लोगों का सिलेक्शन करना भी शुरू कर दिया है। साई प्रसाद ने कहा कि हम अपने सभी मरहलों यानी मरहला 1, 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल को पूरी तरह से करने के तय पाबंद अहद हैं। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और असेंबली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस कोरोना मुस्बित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि मैं लॉकडाउन के बाद से ही हर रोज़ काम कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुदा चाहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं और छुट्टी ले लूं। मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और फिलहाल आइसोलेशन में हूं। डॉक्टरों के मशवरे पर दवाई और इलाज लेते हुए उन्होंने लिखा कि जो लोग मुझसे राब्ते में आए हैं उन्हें कोविड-19 टेस्ट करवाना चाहिए। सभी लोग ख्याल रखें। इससे कबल बीजेपी के रहनुमा और डिप्टी सीएम सुशील मोदी, 2 बड़े रहनुमा शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। बिहार में वोटिंग का पहला मरहला 28 अक्टूबर को होना है। ऐसी सूरत हाल में मोदी को कोरोना होना बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के लिए एक बड़ा धचका समझा जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 के तहत दी गई रियायत को ख़त्म करते हुए उबूरी ज़मानत पर रिहा होने वाले 2318 कैदियों को 2 से 13 नवंबर तक मरहलावार तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने गुज़िश्ता 25 मार्च के अपने हुक्म को आज वापस ले लिया, जिसके तहत कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से उबूरी ज़मानत और पैरोल की मुद्दत में वक्त पर इजाफा किया गया था। अदालत को बताया गया कि सभी कैदियों की मजमूई तादाद तकरीबन 10,000 है और आज की सूरत हाल को देखते हुए जेलों के अंदर 15,900 कैदी हैं। इसके अलावा ज़िले अदालतों के ज़रिए घिनौने जराइम में शामिल 2318 मुजरिमान को पूरी ज़मानत दी गई थी, जो वक्त पर 25 मार्च के अहकाम और बाद में इस अदालत के ज़रिए दिए गए अहकामात के बाद बढ़ा दी गई। इसके अलावा बाइख्तियार कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक जराइम में शामिल 2907 मुजरिमों को ज़मानत दी गई और 356 कैदियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने अबूरी ज़मानत दी है। चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दल और जज तलवंत सिंह की बेंच ने समाअत के बाद इसका हुक्म जारी किया। बेंच ने दिल्ली हुकूमत के मुस्तकिल वकील राहुल मेहरा की दलील से इत्तेफाक ना करते हुए कहा कि जेलों में कोविड-19 का कोई ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ है और तकरीबन 16,000 कैदियों में से 3 कैदी मुतासिर पाए गए हैं। कोरोना से मुतासिर तीनों कैदियों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में दाखिल भी कराया गया। लिहाजा हम 25 मार्च 2020 को दिए गए अपने हुक्म में तरमीम करना मुनासिब समझते हैं। एयर इंडिया 30 अक्टूबर को वुहान के लिए अपनी परवाज़ चलाएगा। ये चीन के
वसती शहर के बाद पहली बार है जहां से इब्तदाई तौर पर दिसंबर में कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था और उसे जून में पूरी तरह से रोक दिया गया था। जुमे को हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने ऐलान किया कि वंदे भारत मिशन की परवाज़ 30 अक्टूबर को दिल्ली वुहान सेक्टर से चलाई जाएगी। एयर इंडिया के ज़रिए चीन के लिए ये 6वीं बीएम परवाज़ होगी जो दोनों ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में मदद फराहम करेगी। उत्तर प्रदेश के ज़िले कौशाम्बी के पैरी थाने इलाके के गौसपुर कठौल गांव में नकली सैनिटाइज़र बनाने की फैक्ट्री में महकमे आबकारी ने छापामारी की और कसीर मिकदार में नकली सैनिटाइज़र और हैंड वॉश बरामद किए। जब्त किए गए हैंड वॉश और सैनिटाइज़र की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने नकली फैक्ट्री से 5 अफराद को गिरफ्तार कर उनसे पूछगछ की। गैर कानूनी तौर से नकली सैनिटाइज़र बनाने की इतला महकमे आबकारी को मिल रही थी, जिस पर आज पुलिस टीम के साथ मिलकर महकमे आबकारी के अफसरान ने गौसपुर कठहोला गाँव में फैक्ट्री पर छापामारी की और बारीकी से तलाशी ली, जिसमें कसीर मिकदार में तैयार नकली सैनिटाइज़र और हैंड वॉश के अलावा उन्हें तैयार करने के आलात व खाम अशिया मिली। टीम इंडिया के साबिक कप्तान कपिल देव जो दिल का दौरा पड़ने के बाद हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं, उन्होंने अपनी सेहत के बारे में इतला देते हुए कहा कि वो अब ठीक हो रहे हैं। कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी करवाई गई थी। जुमे को देर रात कपिल देव को सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद वो रात 1 बजे ओखला के फोर्ट्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कपिल देव ने ट्वीट किया, आप सभी की मोहब्बत और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि मेरी सेहत के लिए आपने दुआ की। मैं अब ठीक हो रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने हफ्ते के रोज पटना में बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 के लिए अपनी पार्टी का मंशूर जारी किया और कहा कि वो मजमूई तरक्की लाकर एक नया बिहार बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की करारदाद रियासत में मजमूई तरक्की लाना और एक नया हैरत अंगेज बिहार बनाना है। उन्होंने कहा कि यह मंशूर नहीं है, हमारा ये वादा है कि वो तब्दीली लाएंगे जो एक सच्चाई है। इस मंशूर की तैयारी के दौरान हर शोबे को मद्देनज़र रखा गया है ताकि हम बिहार को एक खुशहाल, बेहतर और खुशहाल रियासत बना सकें। तेजस्वी यादव ने विजन दस्तावेज जारी करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हर एक चीज़ों का ध्यान रख ये हम लोगों का प्रण है। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि इन सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्थान के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक। मुल्क की राजधानी दिल्ली एनसीआर में हर साल की तरह इस साल एयर क्वालिटी हफ्ते के रोज़ बहुत ख़राब ज़मरे में बरकरार रही और लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हुई। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे PM10 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी QI 321 रहा और PM इंडेक्स 169 रहा, जो कि बहुत ख़राब ज़मरे में है। अगर हवा का मियार इंडेक्स जब 0 और 50 के दरमियान होता है तो उसे एक अच्छा ज़मरा समझा जाता है, जबकि 51 और 100 के दरमियान इत्मीनान बख्श है और 101 से 200 के दरमियान मुतदिल और 300 के दरमियान ख़राब और 201 और
301 से 400 के दरमियान बहुत ख़राब, जबकि 401 से 500 के दरमियान जो होता है वो सबसे संगीन समझा जाता है। एयर क्वालिटी और मौसम की पेशगोई और रिसर्च एजेंसी के मुताबिक दिल्ली के 17% आलूदगी पराली जलाने की वजह से है। ताहम एजेंसी ने पेशगोई की है कि इतवार के रोज़ हवा के मियार में खतरे बेहतरी आ सकती है। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एयर पोल्यूशन ने पिछले एक साल में 1,16,000 छोटे बच्चों की जान ले ली। वहीं पूरी दुनिया में करीब 5 लाख छोटे बच्चों की मौत जहरीली हवा की वजह से हुई। एयर पोल्यूशन बेवक्त अमवात की चौथी सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। वहीं रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले साल दुनिया भर में 66,70,000 लोगों की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। ये पहली रिपोर्ट है जिसमें छोटे बच्चों की मौतों की वजह में जहरीली हवा का एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट दावा करती है कि छोटे बच्चों की 50% अमवात के लिए PM 2.5 जिम्मेदार है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस COPD, डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी LRI जैसी बीमारियों में भी मौतों के लिए एयर पोल्यूशन जिम्मेदार रहा। COPD में भी फेफड़ों की ही बीमारी है। इसके अलामात अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से मिलते जुलते हैं। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है जिसमें मरीज की एनर्जी कम हो जाती है, वो कुछ कदम चलकर ही थक जाता है। सांस नली में नाक के फेफड़े के बीच सूजन के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है। स्टडी दावा करती है कि छोटे बच्चों की ज़्यादातर मौतें पैदाइश के वक्त कम वज़न और प्री मैच्योर बर्थ की वजह से हुई। जो प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती हैं उनके जहरीली हवा के एक्सपोजर में जाने से हुआ है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चला है कि इसका बायोलॉजिकल रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। फिर भी जिस तरह स्मोकिंग की वजह से कम वज़न के साथ और प्री मैच्योर बच्चों की पैदाइश होती है, उसी तरह एयर पोल्यूशन भी असर डालता है। कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से मस्जिदुल हराम में 210 दिनों बाद पहली नमाज जुमा अदा की गई। जनरल प्रेसिडेंसी बराए इंतज़ामी उमूर अल हरमैन शरीफैन ने जुमे को अली सुबह मस्जिद हराम के 11 दरवाजे नमाजियों के इस्तकबाल की खातिर खोल दिए ताकि फ़र्जंदान तौहीद आलमी वबा के जुलूम में पहली नमाज जुमा अदा कर सकें। इस मौके पर सख्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई थी। मस्जिद हराम में खुतबा जुमा एक ही वक्त में उर्दू समेत दुनिया की 5 ज़बानों में नशर किया गया। इस मकसद के लिए जनरल प्रेसिडेंसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और रेडियोज़ की 5 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल की गई। जनरल प्रेसिडेंसी की एजेंसी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की उमूमी इंतज़ामिया ने नमाजियों के इस्तकबाल की खातिर 11 दरवाज़ों पर कम से कम 100 अफराद पर मुश्तमिल निगरान अमला मुतय्यन कर रखा था, जो नमाजियों की कोरोना प्रोटोकॉल्स की रोशनी में रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम दे रहा था। मस्जिद हराम के दरवाज़ों की इंतज़ामिया के डायरेक्टर फ़हद अल जईद के मुताबिक मोतमरीन बाबुल मुल्क फ़हद अजियाद व अलसफ़ा उन्नबी वो बनी शीबा वल मुरवा वो और मुख्तलिफ जो दरवाजे हैं उनके ज़रिए दाखिल हुए, जबकि दूसरे नमाजी बाकी दरवाज़ों के ज़रिए नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जनरल प्रेसिडेंसी की एजेंसी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की उमूमी इंतज़ामिया ने मस्जिद हराम में आब जमज़म की फराहमी को यकीनी बनाने के खुसूसी इंतज़ाम कर रखे थे। नमाजियों और ज़ायरीन को आब जमज़म पेश करने के लिए इजाफी तादाद में अमला तैनात किया गया। यह अमला पहले से ही तयशुदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए खिदमत सर अंजाम दे रहा था। सखिया जमजम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अहमद अल नदवी ने बताया कि नमाज जुमा के दौरान मस्जिद हराम के मुख्तलिफ हिस्सों में 27,500 जमजम की बोतलें तकसीम की गईं। उन्होंने ये भी बताया कि नमाज जुमा की अदायगी के मौके पर 55 मुलाजिमीन निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जबकि उनके ज़ेर कमान कम से कम 350 वर्कर्स ने खिदमत सर अंजाम दी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। हफ्ते के रोज़ PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती के श्रीनगर वाले घर पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अरकान ने इजलास मुनक्किद किया। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को इस अलायंस का सदर नशीन और महबूबा मुफ्ती को नायब सदर नशीन बनाने पर सहमति बनी। इजलास में उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लो ने बताया कि 1 महीने में दस्तावेज़ तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए हम उन झूठों के पीछे के हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनकी तशहीर की जा रही है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को
खिराज होगा जिनकी बदनामी हो रही है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये कोई मुल्क दुश्मन जमात नहीं है, हमारा मकसद ये तय करना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हुकूक बहाल किए जाएं। हमें मज़हब के नाम पर बांटने की कोशिशें नाकाम होंगी, ये मज़हब की लड़ाई नहीं है। पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं ये एंटी नेशनल हैं, ये पीपल्स अलायंस। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।